तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया था, उसके तकरीबन लास्ट टर्म पे क्वेश्चन वगैरह भी कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हैं जो आपने ट्राई किए और आपसे नहीं बने, वो आप पूछ सकते हैं या फिर आगे बढ़ेंगे। अगर लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस आपसे लग गए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो कोई सवाल जिसमें आप फंस गए हैं या कॉन्सेप्ट और क्लियर चाह रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन पूछिए मुझसे, मैं जवाब दूंगा। कोई सवाल है ऐसा क्या लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसमें दिक्कत आई हो आपको? हाँ, कौन सा क्वेश्चन पढ़ के समझाओ मुझे, क्या है क्वेश्चन? एक्सरसाइज बोलो कौन सा? 3.5 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 का 5 है तो ऐसे बोलो ना, 4 का 5, 4 का 5। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एरिया ठीक है, ठीक है, ठीक है। If length is increased by 3 unit, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाल लिख लिया है हमने। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन बताना है। आप चाहें तो आप मान सकते हैं कि उस रेक्टेंगल के डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ आता होगा, तो लेंथ को आप x मान लीजिए या l मान लीजिए, ब्रेथ को y मान लीजिए या b मान लीजिए। लेंथ x है मेरा या l है, ब्रेथ y है या b है, तो एरिया कितना हुआ? l इंटू बी। अगर आपने x y माना है तो x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो शुरू में आपने लेंथ x माना, ब्रेथ को y माना, तो शुरू में एरिया ये आया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? क्या बोला है कि लेंथ को 5 यूनिट घटाया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाया जाए। मीन्स नया लेंथ 5 यूनिट घटने के बाद ये बना, दिस इज न्यू लेंथ। पहले x था, 5 कम हो गया, और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ गया है, तो अब नया ब्रेथ आ गया आपके पास। ये ब्रेथ y था, उसमें 3 जोड़ दो तो नया ब्रेथ, लेंथ में 5 कम कर दो, तो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स एरिया। तो एरिया कितना कम हो जाता है? 9 यूनिट कम हो जाता है, और एरिया तो आपका एक्स वाई था। तो लेंथ में बढ़ाना घटाना जो है वो उसको लेंथ से घटाइए बढ़ाइए, ब्रेथ में घटाना बढ़ाना जो है वो ब्रेथ से घटाइए बढ़ाइए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एरिया बनेगा, एरिया में घटाइए बढ़ाइए। इक्वेशन बन गया x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब बोलो यार क्या करना है? एक्स वाई उड़ गया तो 3x माइनस 5y, ठीक है। इस माइनस 15 को उधर ले जाओ तो क्या ये प्लस 15 हो जाएगा? प्लस 15 माइनस 9 यानी 6। क्या दूसरा इक्वेशन बना लेंगे? इस तरह से हो जाएगा तो ठीक है, बस इशारा काफ़ी है तुम लोगों को। और बोलो कोई, ठीक है, एनीवन एल्स? इसी तरीके से बनाइए, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछिएगा। कोई दिक्कत ना है? हाँ, तो चलिए हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालना सिखा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। इसमें क्या होगा? द एक्सप्रेशन हैविंग
द एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2, अगर डिग्री 1 होता तो लीनियर होता, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, डिग्री अगर 2 होता है तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दिखलाने का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करने का वो ये है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां ए क्या है, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, अगर सिर्फ ये बचेगा तो लीनियर इक्वेशन। तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 वाला टर्म होना चाहिए। डिग्री 2 वाला टर्म तभी होगा जब इसके कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होंगे। नॉन ज़ीरो का मतलब 0 के बराबर ना हो। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, इसमें x क्या है? वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल। डिग्री कितना है? डिग्री 2 है, चूंकि हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, और डिग्री 2 होने की वजह से ही तो नाम है क्वाड्रेटिक। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को। जितना डिग्री उतने रूट निकलते हैं। यहाँ पे एक टर्म और हम निकालेंगे, फैक्टर। चूँकि फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 2 टर्म आता है, उसको सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने 3 टर्म सीखा था, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल एक्स वाई को कहते थे, जो अननोन क्वांटिटी होता था उसके साथ जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ होता था उसे कोफिशिएंट कहते थे, जो अकेला नंबर होता था उसे कांस्टेंट टर्म कहते थे। तो ये सब बात हम लोगों ने सीख ली थी। तो हम लोग यहाँ पे जो टर्म सीखेंगे वो टर्म सीखेंगे रूट, या इसका अगर प्लुरल बनाओ तो रूट्स। इसी के दूसरे नाम जीरोस भी हैं, रूट्स, या ये एक्चुअली क्या है तो सुनो। सिंपल लैंग्वेज में इसको कहेंगे सॉल्व्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल का आंसर आता है ना, यानी x की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग रूट्स या जीरोस कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में, जैसे इससे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये बताइए कि लेंथ और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल का, तो लेंथ को आपने x मान लिया था, ब्रेथ को आपने y मान लिया था। तो उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते और x बराबर निकल कर आता 10 सेंटीमीटर, तो मैं उस 10 सेंटीमीटर को रूट कहूँगा, क्योंकि x वेरिएबल है। वेरिएबल का जो भी आंसर निकल कर आता है, y की वैल्यू निकल कर आती 20 सेंटीमीटर, तो मैं कहता 20 सेंटीमीटर इज द रूट। तो लेंथ ब्रेथ अगर नहीं पता है तो वेरिएबल है, और जैसे ही वो वेरिएबल सॉल्व कर लिया आपने तो वो रूट बन गया, उसको रूट कहते हैं। समझ में आ रही बात? या उसको जीरोस कहते हैं। अब सवाल उठा जीरोस क्यों कहते हैं? तो जीरोस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू आई, सॉल्व वैल्यू, इसको वापस अगर आप एक्सप्रेशन में रखें, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, तो पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि स्टैंडर्ड तरीके में मैंने बताया था आपको लीनियर में भी कि इज इक्वल टू के बाद 0 रहेगा, बाकी सब चीज़ एक तरफ रहेगी। इसका मतलब इसको एक्सप्रेशन में वापस, ये जो सॉल्व वैल्यू आई है, इसको अगर मैं एक्सप्रेशन में वापस पुट करूं तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फाइड होने का मतलब एक तरफ 0 है तो 0 आ जाएगा, इसीलिए इसको जीरोस कहते हैं। समझ में आया? इसको जीरोस क्यों कहते हैं? व्हेन वी पुट इट्स वैल्यू इन गिवन एक्सप्रेशन, then
होल एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। और ये या तो कहिए एक्सप्रेशन जीरो हो गया, ये कहिए और एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइड। एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा आपका। जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल को जनरली एक्स वाई जेड मानते हैं और कोएफिशिएंट को जनरली ए बी सी डी मानते हैं, बताया था शुरू के लेटर्स जो होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से, ये कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वाला है, और जो लास्ट के 3 लेटर हैं एक्स वाई जेड इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उसको वेरिएबल माना गया है। उसी तरीके से रूट्स और ज़ीरोस के लिए वैसे तो वैल्यू आएगी निकल कर, लेकिन शुरू में समझाने के लिए कि x की जो वैल्यूज़ हैं, x इज़ इक्वल टू, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐसे ही अल्फ़ा कह देते हैं, या x की कोई दूसरी वैल्यू हुई तो उसको हमने बीटा नाम दे दिया, अगर कोई तीसरी वैल्यू आई तो गामा नाम दे दिया। ये 3 स्पेशल नाम है रूट्स के लिए कि x की जो वैल्यू है ना, इनको रूट्स कह रहे हैं। दिस इज रूट्स, जनरल नाम है अल्फ़ा बीटा गामा, ये x की वैल्यू है, इन्हीं को रूट्स कहते हैं। रूट्स को जनरली अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है रिप्रेजेंट करने का तरीका, वैसे आप किसी और से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड माना गया है रूट्स की रिप्रेजेंटेशन या यूँ समझें कि नोटेशन, तो वो अल्फ़ा बीटा और गामा ही है। अगर एक रूट होगा तो आप अल्फ़ा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 2 रूट होगा तो अल्फ़ा बीटा लिखना होगा, 3 है तो अल्फ़ा बीटा गामा। इसके बाद फिर चौथे के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको चौथा कोई भी सिंबल मानने का दिल करता है मानिए। अगर मान लीजिए कहीं 4 रूट हैं तो कोई बोले कि लेमडा मान रहे हैं, कोई बोले कि नहीं हम तो थीटा मान रहे हैं, कोई बोले नहीं हम तो साई मान रहे हैं, हम तो डेल्टा मान रहे हैं, हम तो फाई मान रहे हैं। ये सब मानने का तरीका है, तो कुछ भी मान सकते हैं कहने का मतलब। बट दिस 3 इज ए स्टैंडर्ड, अल्फा बीटा गामा। इसके बाद मर्जी है, आप कुछ भी मानिए, ये सब रिप्रेजेंटेशन है। तो रूट असल में x की सॉल्व वैल्यू होती है, x की सॉल्व वैल्यू होती है। मैं थोड़ा सा मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैंने निकाला और x की वैल्यू आ गया 5, और मान लो 2 आंसर आ गया, एक बार आया 5, एक बार आया -3। तो मैं इस क्वेश्चन में कह सकता था अच्छा x का 2 आंसर है तो एक आंसर अल्फा होगा और एक आंसर बीटा होगा। तो एक्चुअली में अल्फा 5 है, बीटा -3 है, या अल्फा -3 है, बीटा 5 है। दोनों में से किसी एक को अल्फा, किसी एक को बीटा मान सकते हैं। दीज आर द रूट्स। उसी तरीके से अगर मान लो कहीं x का 3 आंसर आया है, -1/3, 4/7, √3, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सब रूट निकल कर आए हैं। अल्फ़ा -1/3, बीटा 4/7 एंड गामा इज √3। दीज आर रूट्स, 3 रूट्स। समझ गए क्या? अरे इतनी बात समझ गए क्या? तो x की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसको आप अल्फ़ा बीटा गामा या रूट्स या ज़ीरोस कह सकते हैं। अगला टर्म है फैक्टर्स।
फैक्टर्स कहते हैं व्हेन वेरिएबल इज कंबाइंड विथ its root, then it formed factor. समझे नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे ना? यानी रूट को वेरिएबल के साथ लिखने का नाम फैक्टर है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि रूट को वेरिएबल के साथ लिखने का क्या मतलब हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, x की वैल्यू मैंने कहा 4, ठीक है, तो क्या 4 रूट है? 4 को रूट कहेंगे, x को वेरिएबल कहेंगे। अब इस 4 को अगर इज इक्वल टू के इधर ले जाते तो क्या बनता? और इज इक्वल टू क्या बनता? 0 इज इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इतने पार्ट को फैक्टर कहेंगे। यानी समझो, जब वेरिएबल को कंबाइन किया गया है, वेरिएबल को कंबाइन किया गया है उसके रूट के साथ, यानी वेरिएबल बराबर नहीं, कंबाइन का मतलब सबको एक तरफ लाए, एक साथ कंबाइन करके लिखा है, ये वेरिएबल है, ये रूट है। अच्छा, इसको फैक्टर नाम दिया। अच्छा, वैसे ही सुनो, अगर कहीं पर लिखा हुआ होता x बराबर -3 तो क्या हो जाता ये? अरे बोलो ना, अरे बात समझ में? एक बात और समझो, अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता x बराबर -2/3, इसको क्या लिखते? 3x + 2। एक जवाब ये आया है। क्या दूसरा जवाब भी आ सकता था x + 2/3? इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते थे भाई, x + 2/3। दिक्कत क्या है? अरे बोलो। तो दोनों के दोनों क्या है? फैक्टर्स है। बट अच्छा तरीका ये वाला लिखने का है, जब हम फैक्टर में लिखें तो फ्रैक्शन में ना लिखें। फैक्टर को फ्रैक्शन में नहीं, रूट आ सकता है, रूट आ सकता है, लेकिन बेहतर है कि जब आप लिख रहे हो फैक्टर तो आप रूट में ना, सॉरी डिनोमीटर में ना लिखें, फ्रैक्शन में ना लिखें, डिनोमीटर में ना लिखें। तो आपको डिनोमीटर एक्चुअली ख़त्म करना है। ख़त्म करने का तरीका आपके पास बहुत सारा है, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो, क्योंकि इधर तो इक्वल टू 0 है। फैक्टर के बाद हमेशा इक्वल टू 0, जैसे एक्सप्रेशन के या इक्वेशन के बाद 0 होता है, वैसे ही फैक्टर के बाद 0 होता है। ये बात मान लीजिएगा। अरे बात समझ में आई? तो इन दोनों में ज़्यादा अच्छा तरीका ये है बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट फैक्टर। सही ये भी है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। इट इज नॉट so good to represent as factor, although it is correct, जबकि ये सही है, गलत नहीं है, अच्छा तरीका बस नहीं है। although it is correct, ये मत समझना कि ये है ही नहीं, गलत होगा, नहीं, है सही मगर बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा ये है। तो these are factors, इनको फैक्टर्स कहते हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत? एक बात समझो, क्या स्टैंडर्ड तरीका है फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का? इज देयर एनी स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट फैक्टर? स्टैंडर्ड तरीका बताओ ना क्या भैया? स्टैंडर्ड वे, सब वही बात हो रही है स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक का। तो स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट फैक्टर क्या होगा, बोली ना रे, एक्स माइनस अल्फा, हाँ के ना, एक्स माइनस बीटा, हाँ के ना, एक्स माइनस गामा, हाँ के ना, क्योंकि एक्स बराबर अल्फा होता था, स्टैंडर्ड तरीका था अल्फा बीटा गामा रूट का। ये फैक्टर्स हैं, दीज आर फैक्टर्स। क्यों है ये फैक्टर स्टैंडर्ड? क्योंकि स्टैंडर्ड रूट होता था एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा, एक्स बराबर गामा, ये होता था आपका रूट। बोलिए, या जीरोस, रूट को जीरोस भी कहते हैं भाई, सिंगुलर रहा तो जीरो, प्लुरल रहा तो जीरोस। तो सोचो, यही तो सिखाया गया है, एक्स बराबर जो भी हो उसको एक तरफ ले आ, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो दिस अल्फा बीटा गामा आर द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट। दैट इज वाई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर इज लाइक एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। 3 तक के लिए तो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा। चौथा के लिए कुछ भी मान ले, लेमडा मानेगा तो एक्स माइनस लेमडा, थीटा मानेगा तो एक्स माइनस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आती है? ना आती है? बोलो। ठीक है, फैक्टर में क्या लिख रहे हैं सुनिएगा। जनरली फैक्टर डज नॉट represent in fractional form। वही बात है, जनरली फ्रैक्शन में नहीं दिखलाते हैं फैक्टर को, यानी ये तरीका गलत होगा। x माइनस 2/3 लिखना, ये गलत माना जाएगा, ये तरीका गलत माना जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। इसका सही तरीका क्या है? 3 से मल्टीप्लाई करके सोचो या एलसीएम लेके सोचो। 3x माइनस 2, यही होगा क्या? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विथ 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे 3 कट जाएगा। अब सवाल है सिर्फ इसी में क्यों किया? क्योंकि इसके बाद 0 है। रियल बात ये कि सब में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 है, तो ये सही तरीका माना जाएगा जो भी सिखाया था मैंने। समझ में आ रही बात है? फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? विदाउट फ्रैक्शनल में, यानी डिनोमिनेटर 1 आना चाहिए। तो वही लिखा मैंने, जनरली फैक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म रहता है तो फ्रैक्शनल को हटाया करते हैं। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है, यानी फैक्टर बराबर 0, फैक्टर बराबर 0, फैक्टर बराबर 0। यानी 3x माइनस 2 अगर लिखा है तो यहाँ इज इक्वल टू 0 है। अगर आपने लिखा है 4x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस अल्फ़ा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0, x माइनस गामा बराबर 0, या x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, जहाँ x प्लस 5 को फैक्टर कहना। तीसरी पॉइंट, जनरली फैक्टर्स written
इनसाइड ए स्मॉल ब्रैकेट। अक्सर हम लोग फैक्टर को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा x माइनस अल्फ़ा और स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, x माइनस बीटा स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। आखिर पॉइंट, प्रोडक्ट बोलो या मल्टीपल बोलो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर या मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स विल गिव आइदर पॉलिनोमियल और इक्वेशन। यानी अगर हम लोग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा या पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो फैक्टर के बारे में इतने पॉइंट्स याद रखेंगे कि फैक्टर 0 के बराबर होता है, फैक्टर फ्रैक्शनल में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, फैक्टर क्या है भाई, तो रूट और वेरिएबल एक साथ लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। और अगर आप मल्टीप्लाई करते रहें फैक्टर्स को, जितने फैक्टर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ x माइनस अल्फ़ा, क्या ये एक फैक्टर है? अब एक फैक्टर तो मल्टीप्लाई जनरली नहीं होता है, अभी जगह छोड़ दिया है मैंने। अगर दो फैक्टर है, एक फैक्टर है x माइनस बीटा, दूसरा फैक्टर x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर आप दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगर 3 होगा तो, अगर 3 फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। वैसे ही अगर 1 रहा तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 4 कर लिए चार वाले को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। ये पूरा मैंने एक साथ फैक्टर और रूट सिखा दिया, हालांकि हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ। क्लियर? हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं एक पूरा चार्ट बनाऊंगा पेज पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लासिफिकेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट होगा। ये तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये सारी बातें बताई हैं, इनका तो धीरे धीरे आगे हम लोग देखेंगे। और ये बात मानकर आप चलें कि आपके क्लास में जो 3 चैप्टर हैं वो कुल मिलाकर 1 है, और यही 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल नहीं पढ़ाया है, तो जब पॉलिनोमियल हम शुरू करेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, सब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक पढ़ाने के बाद हम पॉलिनोमियल जब पढ़ाते हैं तो आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा होता है लीनियर और क्वाड्रेटिक साथ साथ, और पढ़ रहे होते हैं पॉलिनोमियल हम लोग।
इसलिए 3 चैप्टर को आप कंबाइन करके एक चैप्टर समझे। तो खैर हम लोग हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तो पता ही है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी बराबर 0, जहां ए की वैल्यू कभी 0 के बराबर न हो। स्क्वायर के साथ जो लगा रहेगा उसको ए कहेंगे, एक्स के साथ जो लगा रहेगा उसको बी कहेंगे, जहां कुछ नहीं है वो कांस्टेंट टर्म सी है, और सब एक तरफ है दूसरी तरफ तो 0 है। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन डिवाइड होता था 2 हिस्सों में, याद आ रहा है? मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, याद आ रहा है? वैसे ही क्वाड्रेटिक 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक को कहा जाएगा रियल रूट्स और दूसरे को कहा जाएगा अनरियल रूट्स। अगर हमसे आपने 9th क्लास पढ़ा है, पढ़ा ही है, तो नंबर सिस्टम को हम डिवाइड कर रहे थे रियल नंबर अनरियल नंबर में। आ रहा है याद? हाँ, मुझे याद दिलाओ, मैं भूल गया हूँ। रियल नंबर किसको कहते थे, अनरियल नंबर किसको कहते थे? जल्दी जल्दी बोला जाए। रियल नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही बोली लड़की। और अनरियल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल बोल, रियल का बता दे। चल रियल का एग्जाम्पल बता दे। 1 2 3 4 5। हाँ, अरे ढकलो हल्के का जनरल एग्जाम्पल पूछ रहे थे। जनरल ये तो बात हो ही गई, रियल में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। अच्छा अनरियल का बताओ। अंडर रूट -1, यानी कुल मिलाकर तुझे कहना चाहिए था निगेटिव रूट के रूट के अंदर सर निगेटिव वैल्यू। तो ये जनरल एग्जाम्पल हुआ रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू कि अंडर रूट माइनस कुछ भी, अंडर रूट -1 -2 -3 -4। तो सर बहुत एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो इन जनरल बोला करो सर रूट निगेटिव। वैसे ही इन जनरल बोलो यहाँ रूट पॉजिटिव या रूट 0 सॉल्व होता है। समझ में आ रहा है? तो अब सुनिए, यहां पर रियल रूट्स का मतलब हो गया वो रूट जो निकलेंगे, सॉल्व होंगे। क्योंकि मैंने रियल नंबर का एक मतलब सिर्फ ये नहीं बताया है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने यही पढ़ाया था जो सॉल्व होगा, जो सॉल्व होगा। और अनरियल का मतलब जो सॉल्व ही ना हो, उल्टा है, रियल का उल्टा अनरियल। एकदम सेम वाली बातचीत है। रियल रूट्स उसको कहते हैं जो रूट सॉल्व होते हैं। सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो रूट की वैल्यू आएगी, एग्जिस्ट करेगा। और यहां पर आप सॉल्व नहीं कर सकते। डू नॉट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएं जरूरी नहीं है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ वो अनरियल रूट्स हैं, जो सॉल्व हो गए वो रियल रूट्स। अच्छा, जो सॉल्व ही नहीं हुआ तो क्या हम यहां कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू आई बीटा की वैल्यू आई? नहीं, नहीं आई। अल्फा बीटा नहीं आया, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट वाला है। इनकंसिस्टेंट में क्या होता था, सॉल्व ही नहीं होता था। यहां पे अनरियल सॉल्व नहीं होगा और जो रियल होंगे वो सॉल्व होंगे। तो पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा। अच्छा, लीनियर को देखने के लिए तो रेशियो था a1/a2 b1/b2 c1/c2, क्योंकि वहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। यहां अकेला इक्वेशन है, अकेला, कोई दूसरा पेयर वेयर नहीं है। तो यहाँ रेशियो ये बिल्कुल नंबर
जिस तरीके से देखा जाता था नंबर, बिल्कुल वैसे ही देखा जाएगा। तो याद कीजिए, इसको जो हम क्लासीफाई करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जो क्लासिफिकेशन क्या है वो किसके बेस पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, लिख ले, डिस्क्रिमिनेंट या नांट, जो कहना का, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनांट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी। स्मॉल से करते तो फिर कंफ्यूजन होता। पूछ लो क्या कंफ्यूजन होता, पूछ 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 क्या होता। हाँ बोल, तो अच्छा मालूम है तुझे, हाँ बता। हाँ कोफिशिएंट है कि कांस्टेंट टर्म है, इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, चूंकि स्मॉल ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को। बहुत बढ़िया, इसीलिए इसको अलग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी इज डिस्क्रिमिनांट। अच्छा, इस डिस्क्रिमिनांट का तुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला हम पढ़ाया है क्या? इतना काबिल बना दिया था लोग को। कब पढ़ाया? 9वीं में, 8वीं में? पापा रे बाबा, हार्ट अटैक हो जाएगा 8वीं के बच्चे को फिर तो। अच्छा अब नहीं पढ़ाता हूँ मैं, है ना, 8वीं 8वीं को। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत अच्छी बात है अगर आपको पहले से पता है, तो जिनको नहीं पता भाई नोट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इक्वेशन से निकलता है। इक्वेशन में सारे स्मॉल लेटर थे, वहीं लेना है आपको। अच्छा, डिस्क्रिमिनांट जो है वो तो अंग्रेजी का वर्ड है रे, इसका उर्दू में तर्जुमा का होगा, या हिंदी में, या अपनी भाषा में कुछ बताओ मुझे। डिस्क्रिमिनांट कुछ और भी है क्या? कुछ कहते हैं क्या डिस्क्रिमिनांट को? कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में, वो इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछता है कि तुमको समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व होगा डिस्क्रिमिनांट निकाल के। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनांट का कुछ तर्जुमा मालूम है? नहीं मालूम है? अरे बोलना नहीं मालूम है, बोलना नहीं मालूम है, बोलवे ना करेगा। नहीं बात तो बोलना ही नहीं चाहता इन लोग, गधा गधी सब है। नेचर कहते हैं डिस्क्रिमिनांट का, देख कितना प्यारा मतलब है, नेचर, मिजाज। बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट, दिस इज द नेचर, रियल और अनरियल, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि डिस्क्रिमिनांट कई बार नहीं बोलता है, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व भी होता है डिस्क्रिमिनांट निकाल कर। तो वो बोलेगा क्या? फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो डिस्क्रिमिनांट को हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ रूट। रूट किस नेचर का है? रूट आखिर किस नेचर का है? निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है? रूट का मिजाज क्या है? रूट बोले तो सॉल्व वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो सॉल्व वैल्यू है वो निकलेगी नहीं निकलेगी? कई बार मना कर देता है कि नहीं निकलेंगे हम। कैसे मना करेगा? अरे बोलो कैसे मना करेगा? डी निकालेंगे अगर तेरा डी बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 0 के। अभी सब बात जब हम आखिर में आएंगे ना, तब हो सकता है दिमाग की परत खुले। नंबर सिस्टम भी पढ़ रखा है हमसे, पढ़ा न रहे, तो खुलेगी परत, खुलेगी इंशाल्लाह, खुलेगी, भेजे में घुसेगी। क्या कहते हैं, भेजा शरीफ? हाँ भाई बकरीद आ रहा है, शरीफ बोला पड़ेगा। अच्छा, डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 बोले तो कहाँ निगेटिव, अगर डी निगेटिव में आ गया तो अनरियल, डी की वैल्यू पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 आ गई तो रियल। यार यही 3 वैल्यू आ सकती है, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मूले से बनाओगे उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आवेगी या निगेटिव या 0। तो इसमें 2 बातें हैं। कितनी बातें हैं? पहली बात 0 के बराबर, दूसरी बात 0 से बड़ी। 0 से बड़ी को कहते हैं पॉजिटिव, डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, या तो 0 आवे या 0 से बड़ी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, इसका तो सीधा सीधी एक ही फंडा कि डी की वैल्यू का हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो अनरियल।
अब चूंकि इसमें दो बातें हैं, चूंकि इसमें, इसीलिए ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इसीलिए दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक कहलाता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अनइक्वल है वो अनरियल है। तर्जुमा समझता चलेगा। रियल मतलब जो हकीकत में हो, सच्चाई, वास्तविकता, हकीकत। और अनइक्वल का मतलब जो बराबर ना हो, यानी इट मीन्स डैट अल्फ़ा बीटा निकलेंगे और अल्फ़ा बीटा निकलने के बाद पता ये चलेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू बराबर नहीं है। ये तो आप निकाल कर ही बताओगे ना कि अल्फ़ा कुछ और आ रहा है, बीटा कुछ और आ रहा है। यहां पर क्या लिखेंगे? रियल एंड इक्वल, मतलब निकलेगा और इत्तेफाक से दोनों का दोनों आंसर सेम आ गया। तो दिस इज वाई रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब जो अल्फा वही बीटा। तो कब कहेंगे कि अनइक्वल है? तो यार उस वक्त कहेंगे जब d की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट नेचर ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी d की वैल्यू पॉजिटिव में आवे। और इक्वल कब होगा? जब 0, यार 0 के बराबर हो गया तो बराबर, और अगर बड़ा हो गया मतलब बराबर नहीं है, बड़ा का मतलब बराबर, तो फिर अनइक्वल। निगेटिव पे तो सॉल्व ना होगा, निगेटिव भी बराबर नहीं है, निगेटिव पे तो सॉल्व नहीं होगा। ये है पूरी बातचीत, ये है क्लासिफिकेशन कि सबसे पहले आपको d निकालना होगा। अगर d की वैल्यू निगेटिव आ गई तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, अन रियल वाले पार्ट में चले गए। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो अल्फ़ा बीटा निकालना, दोनों आंसर अलग अलग आएगा। और अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो अल्फ़ा या बीटा कोई एक निकाल लो, या दोनों भी निकालोगे तो बराबर ही आएगा। अब ये सारी कहानी कॉन्सेप्चुअली समझनी है। कैसे समझना है? तो क्या करेगा, मैंने बोला क्या करेगा? तो एक फॉर्मूला जानेगा कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है। तो सुनिए, अल्फ़ा निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है? क्या है फॉर्मूला? -b प्लस √d अपॉन 2a। ये भी पढ़ाया था का 8वां मेरे। तो फिर बचा गाते रहे। फिर तो अब क्या बचा? फिर तो कुछ ना बचा, सब कुछ तो थे वहीं पढ़ के गए। 10वीं में क्या करेगा? हैं? कोई बात नहीं, यहाँ आगे की बात बताएंगे, आगे की बात बताएंगे। इतनी तो जाननी ही जाननी है, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड हाई किया जाएगा। यहाँ भी आगे की क्लास की बातचीत होगी। यही किया जाता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा हाई लेवल भी। चल भाई, इतनी बात समझ में आ गया? बोलना रे, बोला जाए तो अल्फ़ा बीटा का एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है, यही याद रखना तुझे बस, और कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना। अल्फ़ा बराबर -b प्लस √d/2a, बीटा बराबर -b माइनस √d/2a। अब ध्यान से सुन यार, ये रूट थे, क्या थे? एक मिनट ध्यान दे इधर, पता नहीं वहाँ डिटेल में समझाया नहीं समझाया था, यहाँ तो पढ़ना इसलिए समझा भी रहा हूँ तुझे। हालांकि जो फॉर्मूला याद है उससे ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी समझ ले। ये अल्फ़ा बीटा रूट है क्या? और हमने क्लासिफिकेशन रूट के नेचर पे किया है। डी बोले तो रूट का, तो ये अल्फ़ा बीटा के फॉर्मूले में डी आया क्या? और यही एक वाहिद इसमें दिख रहा है ऐसा जो रूट में है। बी तो रूट के अंदर नहीं है, 2a तो रूट के अंदर नहीं है। रूट के अंदर कौन है? डी। क्या है इसका मतलब? बी तो हमेशा होता है, ए तो हमेशा होता है। डी की वैल्यू अगर फर्ज कर निगेटिव में आ गया तो क्या इस फॉर्मूले में
अंडर रूट निगेटिव सॉल्व हो पाएगा ये वाला टर्म? रूट निगेटिव तो सॉल्व ही नहीं होता है। तो इस पार्ट के सॉल्व न होने की वजह से हम माइनस बी में जोड़ ही ना पाए। जो जुड़ने वाली चीज थी वो निकल ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा जुड़ना क्या है भाई। जब तक ये जुड़ेगा नहीं न्यूमरेटर तैयार नहीं होगा, फाइनल न्यूमरेटर बन ही नहीं पा रहा है। न्यूमरेटर नहीं बन पा रहा है तो फ्रैक्शन नहीं बना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। कब? जब डी की वैल्यू निगेटिव हो, क्योंकि फॉर्मूले में डी कहाँ है? रूट के अंदर, और रूट निगेटिव सॉल्व नहीं होता, अभी बताया गया था कि सर अंडर रूट माइनस वन अनरियल नंबर है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सॉल्व नहीं होता है सर। जितनी भी निगेटिव वाली चीज़ है रूट के अंदर वो सॉल्व नहीं होती। तो यार यहाँ अल्फा के फॉर्मूले में भी डी रूट के अंदर है, बीटा के फॉर्मूले में भी डी रूट के अंदर है, तो रूट निगेटिव तो सॉल्व नहीं ना होता है, इसीलिए अनरियल। कब? जिसका डी जीरो हो। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा के फॉर्मूले में रूट डी आएगा, और जब इस फॉर्मूले में हम यहाँ निगेटिव कोई चीज़ रखेंगे तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे समझावेला खाली बोल रहा हूँ, देख समझावेला बोल रहा हूँ। माइनस बी प्लस, मान ले डी की वैल्यू आ गया -4, इस पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि +4 का आंसर आता है +-2। जब √4 होगा तो इसका आंसर है +-2, -4 का कोई आंसर नहीं। ये सब बात तो सीख चुके हैं पहले ही, ये तो 8वीं 8वीं में भी सिखाया होगा, 9th में भी बताया है बार बार। तो इट मीन्स दैट निगेटिव रूट सॉल्व नहीं होता है, और फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले में निगेटिव डी अगर आ गया तो रूट के अंदर है डी, मतलब निगेटिव डी मीन्स निगेटिव रूट। निगेटिव रूट मीन्स इम्पॉसिबल है, या इमेजिनरी नंबर है, अनरियल नंबर है, वर्चुअल नंबर है। क्लियर? इसीलिए इसको अनरियल कहा जाता है, जिसका डी निगेटिव आए। अब सुन, अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए? तो √0 सॉल्व तो होता है, लेकिन आंसर कितना आता है? 0। √0 का आंसर बोलना, √0 का आंसर। इसका मतलब अगर डी 0 है तो ये पूरा पार्ट, तो -b में 0 जोड़ना है, -b में 0 का फर्क पड़ेगा? अरे बोलना, का फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कछू ना। फॉर्मूला आ गया -b/2a, क्योंकि √0 होता है, √0 होता है, इसीलिए अल्फा भी आएगा -b/2a, बीटा भी आएगा -b/2a, चूँकि ये पूरा पार्ट 0 हो गया है बेटा। तो अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर आ गए अगर कभी डी 0 है, डिस्क्रिमिनेंट यानी नेचर, और अगर 0 नहीं है तो अल्फ़ा कुछ निकलेगा, बीटा कुछ निकलेगा। समझ ले कैसे? कैसे? -b प्लस, मान ले ये √4 है, डिवाइड बाई 2a, -b माइनस √4/2a, यही तो है अल्फ़ा बीटा। तो ये √4 की वैल्यू क्या आएगी? 2। √4 की वैल्यू, √4 की वैल्यू, तो यार -b में एक बार 2 जोड़ना है, एक बार घटाना है, न्यूमरेटर में फ़र्क आ गया। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे -b 5 है, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। -b को सॉल्व किया है 5 आया है, -b को सॉल्व किया है 5 आया है, तो 5 2 7/2a, 3/2a, a की वैल्यू 1 है, चल a की वैल्यू 1 है, दोनों जगह 1 1 ही होगी, तो इसका मतलब 7/2 3/2 अलग अलग आया कि नहीं आया? तो ये है तरीका, और पूरा तरीका क्या है? इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो तुझे बस यही फार्मूला जाना है कि अल्फ़ा का क्या फार्मूला होता है, बीटा का क्या फार्मूला होता है, और इस फार्मूले के लिए आपको डी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इक्वेशन की मदद से डी निकलेगा। इक्वेशन क्या है समझ ले, जो मिडिल टर्म है ना तेरा, उसका तुझे स्क्वायर करना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करना है और घटा देना है, बीच वाले का स्क्वायर करना है, दोनों एंड पर ए और सी को मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करना है, ए सी को मल्टीप्लाई करके 4 से उसका घटा देना है, इसलिए फार्मूला b² - 4ac। तो इक्वेशन से d निकल जाएगा सबसे पहले, d निकल कर उसके बाद हम फार्मूले में लगा देंगे। अगर d की वैल्यू 0 होगी तो बराबर रूट आ जाएंगे, अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन होगा 0 तो पॉजिटिव में होंगे निकलेंगे, निगेटिव में होगा निकलेगा ही नहीं।
तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। रीज़न ये है कि इसने पूरा क्लासिफिकेशन समझा दिया। डिस्क्रिमिनांट अगर क्वेश्चन में निकलवाना है खाली तो डिस्क्रिमिनांट भी निकल गया, और डिस्क्रिमिनांट निकल कर ही हमें पता चल गया कि नेचर क्या आना था। अगर शुरू में ही डिस्क्रिमिनांट 0 आ जाता तो मुझे मालूम था इक्वल रूट्स होंगे और रियल होगा, निकलेगा। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गया था, अनरियल था, निकलेगा ही नहीं। और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव में आया था, बिल्कुल निकलेगा और अलग अलग निकलेगा। अल्फा कुछ आएगा, बीटा कुछ आएगा। तो सिर्फ डी ने बता दिया था मुझे इक्वेशन के बारे में पूरी बातचीत, इसीलिए उसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। और उस बेस पर ही, नेचर ऑफ रूट्स के बेस पर ही क्लासीफाई कराया, बिल्कुल नंबर सिस्टम के हिसाब से। 0 ग्रेटर देन 0 रियल, निगेटिव अनरियल। चूँकि दिमाग में बैठाए रहेंगे डी मतलब रूट के अंदर है, और रूट 0 और रूट पॉजिटिव रियल नंबर में एग्जाम्पल दिया था, अंडर रूट निगेटिव अनरियल नंबर में दिया था। यहाँ 2 सिचुएशन बोला है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मतलब 2 सिचुएशन होगा। 0 के बराबर हो गया तो बराबर, 0 से बड़ा हो गया तो अनइक्वल। समझ में आ रही बात? तो इतनी सारी बातचीत ज़हन में रखिएगा, कल इसके आगे बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इतना पढ़ाया होगा, ये बात करेंगे 10th में कि फ्रॉम वेयर दिस फॉर्मूला डिराइव। जैसे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में डिराइव किया था, टेबुलर अरेंजमेंट करा के लीनियर इक्वेशन के अंदर, वैसे ही यहाँ क्वाड्रेटिक में ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से आखिर भाई। यही फॉर्मूला क्यों होता, कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं होता, क्यों आखिर डी के अंदर ही रूट होता है, बी पे और 2a पर क्यों नहीं होता। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये जानेंगे। फिर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा। तो ये 2 बातें ही बस इसमें जाननी है। उसके अलावा पूरा लीनियर इक्वेशन का जैसा वर्ड प्रॉब्लम होता था वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप काम ये कीजिएगा घर पे जाके कि इस फॉर्मूले के मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। इक्वेशन दिए हुए हैं ना, खुद से ट्राई कीजिए। वो किसी भी मेथड से बोले, वो बोले फैक्टराइजेशन से, वो बोले कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से, वो बोले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, आप इसी से लगाओ। पहले डी निकालो, फिर अल्फा बीटा, और बताओ भी बाकायदा डी निकालने के बाद। डी जहाँ पे निकालोगे ना वहीं पे बताओगे। 0 आ गया तो कह देना इक्वल रूट्स, अब फिर निकाल के देखना इक्वल रूट्स आएगा। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई वहीं पे लिख दो अनरियल, निकलेगा ही नहीं, आगे देखोगे नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो लिख दो वहीं पर रियल है और अनइक्वल है, और निकाल कर देखना अल्फा बीटा अलग अलग आएगा। तो आप डी निकाल कर ये दोनों निकालिए, इक्वेशन को देखिए और उसको सॉल्व कीजिए जहाँ भी जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक दिख जाए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही।